गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट टॉपिक धातु शोधन। कल हमने आपको लास्ट में बताया था कि हमने जो उपरोक्त चारों विधियों से धातुएं प्राप्त की उनमें कुछ अशुद्धियां रह जाती है, तो उन अशुद्धियों को दूर करने की विधि का नाम क्या है? धातु शोधन, यानी कि प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल। प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। इसमें मैंने कल आपको 7 विधियों के नाम बताए थे। पहली विधि है आसवन। क्योंकि एक नंबर के क्वेश्चन आता है, इसलिए इसमें संक्षेप में ही पूछा जाता है कि आसवन के द्वारा किस प्रकार की धातुओं का शोधन करते हैं। तो आसवन द्वारा उन्हीं धातुओं का शोधन करते हैं जिनके क्वथनांक कम होते हैं। वे धातुएं जिनके क्वथनांक कम होते हैं उनका शोधन आसवन विधि के द्वारा करते हैं। जैसे जिंक है, पारा है, तो इन धातुओं का शोधन आसवन विधि में करते हैं। +1 में आपने आसवन विधि पढ़ी है। आसवन में क्या होता है कि अशुद्ध धातु को एक बड़े पात्र में गर्म करते हैं। धातु की वाष्प बनती है, क्योंकि विलेय अशुद्धियाँ अधिक क्वथनांक वाली होती है। केवल धातु की वाष्प बनती है जो ऊपर उठती है और संयंत्र के द्वारा ग्राही पात्र में एकत्रित हो जाती है, पुनः वो ठंडी होकर ठोस में परिवर्तित हो जाती है। दूसरी है द्रवण। इसको गलन भी बोल देते हैं। द्रवण या गलन यानी कि कम ताप पर पिघल जाना। ठोस का पिघलना, द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? गलनांक। तो यह विधि उन्हीं धातुओं के शोधन में प्रयुक्त होती है जिनके गलनांक कम होते हैं, यानी थोड़े से ताप के द्वारा वो द्रवित हो जाती है। जैसे आर्सेनिक है, एंटीमनी है, लेड है, इन धातुओं का द्रवण विधि के द्वारा शोधन कर लिया जाता है। आपने परावर्तनीय भट्टी का डायग्राम बनाया है, उसमें ढालू तल होता है। तो ढालू तल पर अशुद्ध धातु के मिश्रण को गर्म, ऐसे तल होता है उसके अंदर। यहाँ से हम नीचे से को गर्म करेंगे, यहाँ अशुद्ध धातु का मिश्रण ठंडा गर्म करेंगे, तो चूंकि धातु का गलना कम होता है तो थोड़े से ताप के द्वारा ही वो क्या होती है? धातु पिघल जाती है और पिघल कर नीचे धरातल नीचे आपको पात्र के अंदर इकट्ठी हो जाती है। इस प्रकार जिन धातुओं के गलना कम होते हैं उनको द्रवण विधि के द्वारा आसानी से शुद्ध कर लिया जाता है। तीसरी है दंड विलोडन। दंड विलोडन इसमें करते हैं अशुद्ध तांबे का। अशुद्ध तांबा यानी कि अशुद्ध तांबे का शोधन है वो दंड विलोडन विधि के द्वारा करते हैं। इस विधि में क्या करते हैं? अशुद्ध तांबे को एक पात्र में लेकर गर्म पिघलाते हैं। इसमें अशुद्ध तांबा भरा होता है और हरी लकड़ी का दंड यानी
हरी लकड़ी के बड़े बड़े छड़े, उसके अंदर इस प्रकार इसको हिलाते हैं, उससे अशुद्ध तांबे को पात्र में लेकर उसको पिघलाकर गर्म करते हैं और हरी लकड़ी के दंड या छड़ों के द्वारा उसको लगातार हिलाते हैं। तो उस हरी लकड़ी में क्या होती है, SO2 गैस है या क्लोरीन गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, यानी कई प्रकार की उससे गैस से बनती है। उस हरी लकड़ी से जो लकड़ी होती है उसमें ऑक्सीकरण से उसमें गैसें बनती है। वो गैसें क्या होती है, कॉपर CuO होता है, तो CuO से क्या होता है प्लस CO, क्या बन जाएगा Cu प्लस CO2। ऐसे क्या होता है कि जैसे CuO प्लस SO2 Cu प्लस SO3, यानी कि उस हरी लकड़ी के कारण जो गैसें उत्पन्न होती है वो गैसें कॉपर ऑक्साइड यानी अशुद्ध तांबे से ऑक्सीजन को हटा देती है और पीछे क्या बचता है, केवल शुद्ध तांबा। तो ये पूछ सकता है कि दंड विलोडन के द्वारा किस धातु का शोधन करते हैं, आंसर क्या होगा कॉपर का। और नंबर 2, इसमें किस प्रकार की दंड या लकड़ी का उपयोग करते हैं, उत्तर आएगा केवल हरी, क्योंकि अगर सूखी लकड़ी होगी तो उसमें गैस नहीं बनेगी, तो केवल हरी लकड़ी के ही छड़े का उपयोग किया जाता है। चौथी है विद्युत शोधन। विद्युत शोधन, इसको विद्युत अपघटन विधि भी बोल देते हैं। अधिकांश धातुओं को शुद्ध करने की विधि यही है। विद्युत शोधन के द्वारा अधिकांश कॉपर, निकल, जिंक, एल्यूमिनियम, अधिकांश जो मूल्यवान धातु है जो दैनिक जीवन में हम प्रयोग करते हैं, उन सभी का शोधन विद्युत शोधन के द्वारा करते हैं। कैसे करते हैं, इस विधि में अशुद्ध धातु का बड़ा एनोड और शुद्ध धातु का पतला कैथोड बनाकर उस धातु के अशुद्ध लवण विलयन में, उस धातु के लवण विलयन में डुबोकर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो एनोड पर ऑक्सीकरण क्रिया होती है और कैथोड पर अपचन, यानी कि एनोड से धातु आयन उत्सर्जित होकर कैथोड पर एकत्रित हो जाते हैं, यानी शुद्ध धातु है वो कैथोड पर प्राप्त हो जाती है। ये इसका सिद्धांत है। और क्या जैसे अशुद्ध तांबे से तांबे का शोधन, इसके लिए क्या करते हैं, ये बोर्ड में क्वेश्चन 2 नंबर का आ गया था एक बार कि अशुद्ध तांबे से तांबे का शोधन किस प्रकार करते हैं। तो इसमें कई बातें याद रखनी है। पहला क्या लेना है अपने को, आयताकार पात्र, जिसको आम भाषा में सेल बोल देते हैं। दूसरा एनोड के रूप में, एनोड अशुद्ध तांबे की छड़, अशुद्ध Cu की छड़, जिसको कि हमें शुद्ध करना होता है। कैथोड के रूप में शुद्ध तांबा, कैथोड शुद्ध कॉपर की छड़, विद्युत अपघटन के रूप में कॉपर सल्फेट और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। क्योंकि यहाँ परीक्षा में पॉइंट पूछता है कि अशुद्ध तांबे के शोधन में एनोड के रूप में क्या प्रयुक्त करते हैं। आंसर लिखेंगे अशुद्ध तांबे की बड़ी छड़, यानी एनोड बड़ा होता है। कैथोड के रूप में पतली तांबे की और शुद्ध तांबे की छड़, और अपघटय के रूप में कॉपर सल्फेट और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। एक
आयताकार पत्र या सेल के अंदर कॉपर सल्फेट और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन भर लेते हैं। ये विधि पाठ नंबर 3 में है, विद्युत रसायन में, इसलिए याद ध्यान से इसको याद कर लें। हालांकि बुक में इस डिटेल में नहीं है या, इसलिए बड़े गौर से ध्यान दें। अशुद्ध तांबे का बड़ा एनोड, क्योंकि इससे तांबा प्राप्त करना होता है, ये बड़ा एनोड बना दिया मैंने, और पतला कॉपर का कैथोड। इनको हम चालक तार के द्वारा जोड़ देते हैं, यहाँ विद्युत स्रोत हो जाएगा। यानी कि ये एनोड और ये कॉपर का कैथोड। विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो एनोड से कॉपर आयन Cu2 उत्सर्जित होते हैं और किधर गमन करते हैं, कैथोड की ओर गमन करते हैं। जो जब धारा प्रवाहित करेंगे, इस बड़ी अशुद्ध एनोड की जो छड़ है, इसमें से कॉपर आयन उत्सर्जित होते हैं और वो विपरीत इलेक्ट्रोड कैथोड की ओर गमन करते हैं। यहाँ आकर ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कॉपर में इस प्रकार छड़ है वो बड़ी मोटी हो जाती है। यानी ये क्या हो जाएगा, शुद्ध तांबा यहाँ पर आकर एकत्रित हो जाएगा। जो अशुद्धियाँ हैं, कॉपर से कम क्रियाशील मिली हुई अशुद्धियाँ जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी, Sb, Ag, Sn, Au, इसके नीचे एनोड के नीचे जमा हो जाती है। इन्हें बोलते हैं एनोड पंख। यहाँ आ जाता है कि एनोड पंख क्या होता है, एनोड पंख। यहाँ क्या होता है, आर्सेनिक, एंटीमनी, सिल्वर, बिस्मिथ, Au, सो ऑन। ये अशुद्धियाँ जो तांबे से कम क्रियाशील होती है वो एनोड के नीचे जमा हो जाती है। इन्हें क्या बोलते हैं, एनोड पंख। इस प्रकार इस विधि द्वारा 100% तांबे का शोधन कर लिया जाता है। यानी कि यहाँ 98% तांबा होता है, 2% इसमें अशुद्धियाँ होती है। इसका नाम दिया गया है फफोलेदार तांबा। ये कैसे हो, ये अभी आगे नेक्स्ट बताएंगे आपको। अब ध्यान कर लीजिए, इसमें अधिकांश धातुओं का शोधन विद्युत शोधन विधि के द्वारा, विद्युत अपघटन विधि के द्वारा करते हैं। जैसे अशुद्ध तांबे से तांबे का शोधन एनोड के रूप में, अशुद्ध तांबे की बड़ी छड़ कैथोड के रूप में, शुद्ध पतली तांबे की छड़ अपघट्य के रूप में कॉपर सल्फेट तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन। चित्रानुसार दोनों इलेक्ट्रोड्स को विद्युत स्रोत से जोड़कर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो एनोड से कॉपर आयन कैथोड पर एकत्रित हो जाते हैं। अब इसमें क्रिया आ जाती है एनोड और कैथोड पर होने वाली। तो पहले लेंगे एनोड पर क्रिया। एनोड पर क्या होता है, ये कॉपर आयन, कॉपर जो होता है वो इलेक्ट्रॉन देकर कॉपर आयन में परिवर्तित हो जाते हैं, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये ठोस होता है, S शो कर दिया, विलयन में चले गए Aq। और कैथोड पर क्रिया क्या होगी, कॉपर आयन ये क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे वो कहाँ पहुँच जाएंगे, कैथोड पर, और ये 2 इलेक्ट्रॉन पुनः लेकर यहाँ Cu के अंदर परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये इसमें 1 नंबर की समीकरण आ जाती है कि अशुद्ध तांबे के शोधन में एनोड और कैथोड पर होने वाली क्रियाओं के समीकरण दीजिए। एनोड पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है और कैथोड पर अपचन क्रिया होती है। उसके बाद नंबर 5,
जौन परिष्करण, जौन परिष्करण ये अर्धचालक जो धातु में है, सिलिकॉन और जर्मेनियम, यानी कि सिलिकॉन और जीई, ये अर्धचालक के रूप में डायोड, एनोड, आप भौतिक विज्ञान में पढ़ेंगे, डायोड एंड ट्रायोड, उनमें विद्युत धारा के प्रवाह के लिए उसमें डायोड, सिलिकॉन और जर्मेनियम का उपयोग किया जाता है। इन धातुओं को शुद्ध प्राप्त करने के लिए जौन परिष्करण विधि का उपयोग करते हैं। सिद्धांत क्या है इसका? सिद्धांत ये है कि पिघली हुई धातु को ठंडा करते हैं तो केवल शुद्ध धातु का क्रिस्टलन होता है और अशुद्ध धातु का क्रिस्टलन नहीं होता है। सिद्धांत क्या है कि पिघली हुई धातु को जब ठंडा करते हैं तो क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित धातु शुद्ध होती है और द्रवित क्या होती है? अशुद्ध के रूप में होती है। ये इसका सिद्धांत है। समझिए कैसे होता है इसमें क्या करते हैं कि अशुद्ध सिलिकॉन या जर्मेनियम की छड़ लेते हैं। जैसे ये एक छड़ है, ये अशुद्ध है। क्या है? ये अशुद्ध छड़ है। हम इसको शुद्ध करें, इसको एक निर्वात में लेते हैं, क्योंकि अगर वैसे गर्म करते हैं तो वायु से क्रिया कर लेती है। एक ये निर्वात होता है यहाँ, अब इसमें वायु को निकाल कर इसमें निर्वात उत्पन्न कर देते हैं और इसको एक हीटर की सहायता से इसको गर्म करते हैं तो ये छड़ क्या होती है? पिघलती है। अब जो हीटर को हम आगे ले जाएंगे, ऐसे हीटर को हम आगे ले जाते जाएंगे तो क्या होगा कि यहाँ पहले यह धातु पिघल जाती है। अब क्या किया कि इसको हीटर को आगे हटाया तो पीछे कम, जो ताप कम होगा धातु के क्रिस्टल बनेंगे, तो केवल शुद्ध धातु के ही क्रिस्टल बनेंगे और जो अशुद्ध धातु है वो क्या है? द्रवित अवस्था रहेगी। इसमें क्या रहेगी? अशुद्धियाँ, कि जो हीटर को आगे की तरफ बढ़ाएंगे, इसका ये तो हो गया क्रिस्टल, यानी कि शुद्ध धातु ठंडी होकर क्रिस्टल में परिवर्तित होती है और ये शुद्ध होती है और इसमें जो अशुद्धियाँ वो जो इसकी द्रव अवस्था है उसमें रह जाती है। अब क्या है? जो हीटर को ऐसे बढ़ाते जाएंगे तो अशुद्धियाँ वो इस द्रवित भाग में बढ़ती जाएगी और शुद्ध धातु पीछे छड़ के रूप में एकत्रित होती जाएगी। ऐसा हम क्या है? बार बार करते हैं, 5-7 बार करता है, किसमें से पूर्ण रूप से जो मिली हुई अशुद्धियाँ हैं वो अलग हो जाए और अंत में केवल हमें ये शुद्ध रोड प्राप्त होती है, छड़ प्राप्त होती है। इस प्रकार इसको जौन परिष्करण विधि नाम दिया गया। यहाँ 4 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो जौन परिष्करण में किस धातु का शोधन करते हैं जो अर्धचालक में काम आती है? सिलिकॉन और जर्मेनियम। नंबर 2 इसका सिद्धांत बताना है कि पिघली हुई धातु को ठंडा करने पर केवल शुद्ध धातु का क्रिस्टलन होता है और अशुद्धियाँ वो गलित भाग में शेष रह जाती है। नंबर 3 उपकरण का नामांकित चित्र और नंबर 4 इसकी विधि का वर्णन। ये 4 क्वेश्चन बनते हैं 4 नंबर के। उदाहरण इसमें क्या आ जाएगा? सिलिकॉन और जर्मेनियम। उसके बाद है नेक्स्ट है वाष्प अवस्था, वाष्प प्रावस्था
वाष्प प्रावस्था विधि, ये 6 नंबर है, वाष्प प्रावस्था। पहले इसका सिद्धांत, इस विधि में अशुद्ध धातु को यौगिक के रूप में वाष्पित करते हैं और उस यौगिक को पुनः अपघटन के द्वारा धातु को प्राप्त कर लिया जाता है। यानी कि अशुद्ध धातु में किसी गैस या अभिकर्मक को प्रवाहित करते हैं तो उसमें धातु क्रिया करके उससे एक यौगिक बनाती है जो वाष्पशील होता है, उसको एकत्रित करके पुनः उसको उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो वो शुद्ध धातु प्राप्त होती है। इसमें 2 धातुओं का शोधन है। एक तो है इसमें जैसे Ni, टाइटेनियम और जर्कोनियम, यानी निकल, टाइटेनियम और जर्कोनियम धातु का शोधन वाष्प प्रावस्था विधि द्वारा करते हैं। इसमें 2 पार्ट है। एक है मान प्रक्रम, पहला है मान प्रक्रम, मान ये वैज्ञानिक का नाम है। इसमें अशुद्ध धातु से निकल धातु का शोधन करते हैं। पूछ लेते हैं मान विधि द्वारा किस धातु का शोधन करते हैं? निकल का। कैसे? अशुद्ध निकल धातु का जो मिश्रण है उसको गर्म करते हैं, उसमें CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो निकल कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया कर निकल कार्बोनिल यौगिक बनाती है। यह वाष्प में परिवर्तित हो जाता है और ये वाष्प ग्राही पात्र में एकत्रित कर ली जाती है। अब इस वाष्पशील यौगिक को उच्च ताप पर गर्म करेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के रूप में परिवर्तित हो जाती है और शेष केवल शुद्ध निकल बची रहती है। इसमें समीकरण ये है अशुद्ध निकल, यानी यहाँ अशुद्ध निकल का मिश्रण है। इसमें क्या करी, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो 375 के पर क्या बनता है? निकल कार्बोनिल। निकल ये एक संकुल यौगिक है। कार्बन मोनोऑक्साइड और धातुओं से बने यौगिक को कार्बोनिल कहते हैं। और अभी इस साल बोर्ड क्वेश्चन आया था कि निकल कार्बोनिल में निकल की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, तो उसमें इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। क्यों होती है ये हम नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे, 0 क्यों होती है। इसमें याद रखना कि कार्बोनिल यौगिकों में धातुओं की जो ऑक्सीकरण अवस्था है, संयोजकता है, वैलेंसी है, वह सदैव 0 होती है। क्यों होती है नेक्स्ट चैप्टर में बताया जाएगा। यहाँ इतना याद कर लीजिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड और धातु से बने यौगिक को क्या कहते हैं? कार्बोनिल। इसको बोलेंगे निकल कार्बोनिल। और इसको हमें 425 के पर गर्म करेंगे तो निकल अलग हो जाएगी और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाएगी। ये तो गैस के रूप में यहाँ क्या बन जाएगी? शुद्ध। तो यहाँ क्या है? अशुद्ध निकल। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को प्रवाहित किया, निकल कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया कर वाष्पशील यौगिक निकल कार्बोनिल बनाती है। इसको हमने इकट्ठा कर लिया, अशुद्धियाँ यहाँ शेष रह गई। अब इसको जब उच्च ताप पर गर्म करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड तो गैस के रूप में बाहर निकल जाती है और शेष हमें शुद्ध निकल प्राप्त होती है। दूसरी है वान आर्कल। वान आर्कल विधि है। इसमें जर्कोनियम और टाइटेनियम का शोधन करते हैं। कैसे? आयोडीन के द्वारा। आयोडीन क्या? ऊर्ध्वपातीज है। जर्कोनियम के अशुद्ध मिश्रण में आयोडीन को मिलाया जाता है।
जब गर्म करते हैं तो जर्कोनियम आयोडीन से क्रिया कर टेट्रा आयोडो जर्कोनियम यौगिक या जर्कोनियम टेट्रा आयोडीन यौगिक बना देते हैं, यानी एक योगशील यौगिक बनाती है, वो वाष्प में परिवर्तित हो जाता है और इस वाष्प को ग्राही पात्र में एकत्रित कर लेते हैं, अशुद्धियाँ वो शेष बची रहती है। अब इस वाष्प यौगिक को गर्म करेंगे। आयोडीन क्या है? ऊर्ध्वपाती पदार्थ है। आयोडीन वाष्प के रूप में अलग हो जाती है, पीछे शुद्ध जर्कोनियम बचा रहता है। इसमें समीकरण हो जाएगी ZR, या लिख देंगे अशुद्ध जर्कोनियम प्लस 2I2 आयोडीन। इसको हम गर्म करते हैं तो ये बन जाएगा ZRI4 एंड जर्कोनियम टेट्रा आयोडाइड, ये बन जाता है और इसको वाष्पित होता है, अलग हो जाता है, फिर उसको उच्च ताप पर गर्म करेंगे। ZR प्लस 2 आयोडीन क्या होता है? ऊर्ध्वपाती अवस्था में अलग हो जाता है, यहाँ क्या हो जाएगा? शुद्ध। तो ये दो विधियां अलग अलग से एक एक नंबर की आ जाती है, मांड विधि और वान आर्केल विधि। और लास्ट विधि है क्रोमेटोग्राफी वर्णलेखी की, यद्यपि ये धातुओं के लिए नहीं है, क्योंकि इस विधि में केवल उन्हीं तत्वों या पदार्थों का शोधन करते हैं जो अति सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं। वर्णलेखी की इसको क्रोमेटोग्राफी भी बोल देते हैं, क्योंकि इसमें धातुओं से कोई संबंध नहीं है। क्योंकि पाठ्यक्रम में नाम दिया हुआ है तो इसके बारे में ज्ञान तो हमें होना ही चाहिए। तो यह विधि उन्हीं तत्वों या यौगिकों के शोधन में प्रयुक्त होती है जो केवल अति सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है अधिशोषक, एक होता है अवशोषक। अधिशोषक एक स्थायी सतह होती है और अवशोषक उस पर अधिशोषित हो जाता है। जैसे एल्यूमिना है, सिलिका है, ये स्तंभ के रूप में यानी अधिशोषक स्तंभ के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे किताब में डायग्राम दे रखे वैसे तो इस प्रकार इसमें क्या है? अधिशोषक का लेयर होती है। इसे ये क्या होता है? अधिशोषक होता है। जैसे स्टार्च हो सकता है या एल्यूमिनियम भी हो सकता है, यानी जो तो वो तो पदार्थ के मिश्रण को या इसमें क्या है विभिन्न रंगों को अलग अलग करते हैं, कोलाइड्स को अलग अलग करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, जो ये होता है अधिशोषक स्तंभ, ये, और इसमें क्या मिलाते हैं? अशुद्ध अधिशोष्य यानी अधिशोष्य, अशुद्ध। ये अपने पाठ है, कई नंबर 5 है, अधिशोषण उसमें आएगा। अब क्या, जैसे यहाँ कई प्रकार के रंग है, लाल, पीला, हरा, तो आप जानते हो कि इनके अनुभार में अंतर होता है। अब अपन इन रंगों को अलग अलग करना है तो कैसे करेंगे? इसके लिए क्या करते हैं? वर्णलेखिकी का उपयोग करते हैं कि अशुद्ध पदार्थ के विलयन को अधिशोषक स्तंभ में डालेंगे। इससे क्या होगा कि ये जो विभिन्न रंग है इनके अनुभार के अनुसार, जिसका अनुभार ज़्यादा है वो अधिक आंतरिक स्तर में जाके अधिशोषित होगा, जिसका कम है उससे वो ऊपर हो जाएगा। यानी अपने अनुभार के अनुसार अलग अलग स्तर पर क्या हो जाएंगे? ये अधिशोषित हो जाएंगे।
इनकी अलग अलग परतें बन जाएगी। जैसे 4 रंग है, चारों की 4 अलग अलग यहाँ सतह बन जाती है। पहले क्या थे, चारों रंग मिले हुए थे। अब हमने सिविलियन को अधिशोषक स्तंभ पर गुजारा तो ये उसमें अपने भार के अनुसार अधिशोषित होकर अलग अलग परतें बना देती है। कोई हरी परत है, कोई लाल है, कोई नीली है, कोई गुलाबी है। अब क्या है, इनको अलग कैसे करते हैं कि इनके लिए उचित विलायक को मिलाते हैं। जैसे पहले यहाँ जैसे एल्कोहल में घुलती है, हमने क्या किया कि इसमें एल्कोहल मिलाया तो वो क्या होगा, वो एल्कोहल पहला जो परत है उसमें घुल जाएगी और वो इसमें आ जाएगी। इसी प्रकार अलग अलग रंगों कोई विलायकों की प्रकृति के आधार पर उनको चारों को हम अलग अलग पात्रों में एकत्रित कर लेते हैं। अब क्या आ गया, लाल रंग और एल्कोहल है, पीला और यानी यहाँ केवल रंग और उसका विलायक है। अब इसको अलग से गर्म करेंगे। आप जानते हो विलायक का उतना कम होता है, विलायक वह सब बनकर उड़ जाएगा, पीछे वो मूल पदार्थ बचा रहे। इस प्रकार वर्णलेखिकी के द्वारा सूक्ष्म मात्रा में पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों या पदार्थों का शोधन किया जाता है। तो ये 7 विधियाँ थी, इनमें किसी एक विधि का उदाहरण आ सकता है या जौन परिष्करण का सिद्धांत भी है, उसका विधि का वर्णन भी है, विद्युत शोधन विधि भी इम्पोर्टेंट है। यानी 7 में कोई 1 नंबर का आपको पूछा जा सकता है। ये था भी धातु कर्म के 4 चरण। अब क्या है, अंत इस चैप्टर अंत में क्या रह गया है, अंत में इसमें रह गया 4 धातुओं का शोधन। हमारे पाठ्यक्रम में बताया था कि 4 धातु यानी कि कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम और जिंक, एक इन चारों के में ऐसे याद करने हैं और एक इनको प्राप्त करने की विधियां। उसमें अब जो हमने 4 चरण किया उनके आधार पर इनका शोधन किया जाता है। पहले लेते हैं हम कॉपर का शोधन। कॉपर का शोधन, कॉपर का निष्कर्षण, कॉपर का निष्कर्षण। अब यहां पहली बात है, कॉपर का निष्कर्षण करते किस, ऐसे पूछ लेते हैं कि कॉपर का निष्कर्षण किस एसिड से करते हैं, तो आंसर आएगा कॉपर पायराइटीज, यानी CuFeS2। ये क्यों बोर्ड में बता रहे, एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं तो याद रहे, पूछते कॉपर के ऐसे याद कर लेना कि कॉपर के 2 सल्फाइड एसिड या 2 कार्बोनेट एसिड या कॉपर का ऑक्साइड एसिड। एक तो हमने 4-5 इसके उदाहरण लिखाए हैं, वो सारे याद कर लेंगे। अब इसमें आता है, पूछता है कि कॉपर का निष्कर्षण किससे प्राप्त करते हैं, कॉपर पायराइटीज CuFeS2। इससे क्या है, तांबे का जो निष्कर्षण है वो निम्न चरणों में करते हैं। पूछते हैं कि कॉपर पायराइटीज से कॉपर का निष्कर्षण कितने प्रकार से या कितने चरणों में किया जाता है, तो उसका हो जाएगा निम्न चरणों में। पहला क्या हो जाएगा, एशक का सांद्रण। पहला है एशक का सांद्रण, दूसरा है भर्जन, तीसरा है बेसेमेरीकरण, और चौथा है शोधन। तो ये 1 नंबर का आज पूछ लेते हैं अलग से कि कॉपर पायराइटीज, ये पूछ रहे कि कॉपर का निष्कर्षण किस एसिड से करते हैं, आंसर क्या आएगा, कॉपर पायराइटीज। किस प्रकार करते हैं, इन 4 चरणों में, और चारों चरण हम वैसे कर चुके हैं। ऐसे का सांद्रण भी कर लिया हमने, भर्जन भी कर लिया, ये वैसे मैंने उसका पार्ट है, और शोधन भी कर लिया। पहला क्या है, ऐसे का सांद्रण, कौन सा ऐसे का, ये
सल्फाइड है। कौन सा है? सल्फाइड है। तो सल्फाइड अयस्क से तांबे का जो सांद्रण है वो करते हैं जाग पलवन विधि द्वारा, जाग पलवन विधि द्वारा। तो नेक्स्ट कल कराएंगे।